Hello guys, welcome to YouTube channel. So guys, in the lecture 3 today we will discuss about biome, biosphere, habitat and these three topics discuss in this video. I hope कि आपने lecture 1 और lecture 2 देख लिया होगा तो आपको इन topics पे more clarity होगी, ठीक है। So guys, अगर हम बात करें इस biome की, what is biome? अगर हम बात करें बायोम की, बायोम इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ में सबसे बड़ा एरिया जो है उसको हम बायोम बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे इसको डिफाइन करें बायोम को, तो इसमें हम इसकी बायोम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझेंगे कि क्या व्हाट इज़ बायोम। तो बायोम में क्या होता है, बायोम इज़ द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स प्लस एनिमल्स की कम्युनिटी होती है दैट हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स फॉर द एनवायरनमेंट दैट दे एग्जिस्ट। जैसे कि कोई प्लांट और एनिमल है, उसकी एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होगी। फॉर एग्जांपल कोई जैसे कि हम बात करें टुंड्रा वाले रीजन की, तो वहाँ पे पोलर बियर होता है। तो पोलर बियर जो है कहाँ पे सरवाइव करेगा, जहाँ पे ठंड होगी, ठीक है। तो ये हुआ कि यहाँ पे एनिमल्स की बात हुई कि एनिमल हो गया पोलर बियर और कॉमन करेक्टरिस्टिक्स फॉर द एग्जांपल दैट दे एग्जिस्ट। तो एनिमल में अगर बात की जाए तो पोलर बियर का एग्जांपल ये तो टुंड्रा वाले रीजन में पाया जाता है। तो अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में क्या होगा, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं बड़े जैसे जैसे नीडल की तरह लीव्स होती हैं, ताकि वो जो है अपनी जो ज़्यादा एनर्जी को रिलीज ना करें। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एलन्स रूल में, मैंने आपको बताया था एलन रूल्स में कि जितना जिसका एरिया होगा, ए सरफेस एरिया बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जो है इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट एंड एनिमल दैट हैव common characteristics that common characteristic for the environment that they exist. They found over a range of continents, रेन फॉरेस्ट बायोम और टूंड्रा बायोम। रेन फॉरेस्ट बायोम और टूंड्रा बायोम जो है इसका एग्जाम्पल है, और भी इसके कई एग्जाम्पल्स हैं बट हम इसको लेटर डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें व्हाट इज़ द बायोम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इकोसिस्टम एंड द बायोम। इकोसिस्टम क्या होता है, एक इकोसिस्टम जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉन्ड इकोसिस्टम ले लिया, तो पॉन्ड इकोसिस्टम एक छोटा इकोसिस्टम होता है। छोटा मतलब बायोम जो है बहुत लार्ज टर्म है और इकोसिस्टम जो है बहुत छोटी टर्म है। फॉर एग्जांपल जैसे इकोसिस्टम हम ले लिया एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो उसमें लैंड इकोसिस्टम में ले लिया। तो अगर हम बात करें पॉन्ड इकोसिस्टम की, रिवर इकोसिस्टम, उसमें एक स्पेसिफिक एरिया आता है कि ये यहाँ पे इकोसिस्टम में ये चीज़ें आ रही हैं। जैसे रिवर की बात करें तो रिवर से ही रिलेटेड आएगा, लैंड की बात करें तो लैंड से रिलेटेड आएगा। और इसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो बायोम एक लार्जर टर्म है। कम्बिनेशन जो बायोम होता है वो बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इकोसिस्टम होते हैं। और दूसरी बात डिफरेंस इसमें एक और डिफरेंस ये है कि अगर हम बात करें यहाँ पे अगर मैं बायोम को डिस्कशन करूँ और यहाँ पे मैं इकोसिस्टम को डिस्कशन करूँ, इकोसिस्टम को, तो एक तो बात होगी कि ये लार्जर एरिया लार्ज है बायोम, और इस मल्टीपल मल्टीपल इकोसिस्टम इसमें आते हैं, मल्टीपल इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम क्या होता है, स्मॉल कंसेप्ट है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेना। और दूसरी बात ऐसी कि अगर इसमें बात करें बायोम और इसकी इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम बायोम जो है इसमें हमारा टेरिस्ट्रियल से रिलेटेड थोड़ा इसमें मेनली इस पे पार्ट आता है, बट एक्वेटिक भी इसमें पार्ट आता है। एक्चुअली कुछ वेबसाइट्स पे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न था, बट इसमें क्या होता है, टेरिस्ट्रियल पार्ट भी आता है, एक्वेटिक भी आता है, ठीक है। एस्चुरीज वाला पार्ट भी आता है बायोम में। और इकोसिस्टम में हमारा क्या होता है, इकोसिस्टम में हमारा बायोटिक, अबायोटिक, ये सारा इनका इंट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने जब आपको इसमें लेक्चर में बताया था, तो इसमें क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग्स की इंट्रैक्शन होगी, और लिविंग्स की और लिविंग्स की इंट्रैक्शन होगी, और इसमें क्या था, नॉन लिविंग और नॉन लिविंग की इंट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि बायोम इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। और बायोम में क्या होता है, बायोम में सब कुछ ओवरऑल सारा जो हो गया आपका, टोटली इसमें सब कुछ आता है, ठीक है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम की बात करें, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम जो है नियर द इक्वेटर पाए जाते हैं। अब इसमें क्या फीचर्स हैं, इसमें हाई रेनफॉल होगा, डेंस वेजिटेबल होगी और रिच बायोडाइवर्सिटी होगी। अब मैं बताऊँ आपको, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है। अब बायोम में क्या बताया मैंने आपको कि जहाँ पे प्लांट और एनिमल के लिए कॉमन करेक्टरिस्टिक्स शेयर करेंगे, जहाँ पे प्लांट भी वैसे उगेंगे जो कि ट्रॉपिक, जहाँ पे मैक्सिमम रेन होगी, और दूसरा कि डेंस फॉरेस्ट होंगे और रिच बायोडाइवर्सिटी होगी। अब एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे वही एनिमल होंगे इस ट्रॉपिकल रेन बायोम में जो कि हाई रेनफॉल में रहते हो,
डेंस वेजिटेशन में रहते हो, फॉर एग्जांपल आपका टाइगर हो गया, बायोडाइवर्सिटी जिसमें हाई रिच बायोडाइवर्सिटी हो तो वो प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है बायोम का बेसिक सी डेफिनेशन जो आपको क्लियर होगी कि जिसमें प्लांट्स और एनिमल को रहने के लिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रॉपरली अगर दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करूं, बायोम इज अ ब्रॉडर टर्म देन हैबिटेट। हैबिटेट से बड़ी टर्म होती है, एनी बायोम हैव वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। अब एक बायोम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ, ये बायोम है। ठीक है, ये बायोम है, तो बायोम में प्लांट और एनिमल होंगे, तो उनका एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब इस एरिया में कितने हैबिटेट होंगे, कितने जीव जंतु रह रहे होंगे, कितना अपना इनका एरिया होगा, क्या इसमें अपना अपना इसका पूरा अपना एरिया को ऑक्युपाई करता है, तो इसके एक बायोम के अंदर कितने हैबिटेट हो सकते हैं, कितने जीव जंतुओं का लिविंग का जो रहने का जो है सोर्स हो सकता है एक बायोम। ठीक है, बायोम इज ए ब्रॉडर टर्म देन हैबिटेट, ये आपने याद रखना है, एंड वेराइटी ऑफ हैबिटेट इसमें आते हैं। सो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें, तो अगर हम बात करें कि इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, बायोम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो अगर हम बात करें बायोम जो है डिपेंड करता है। अब देखो, अब क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल अगर रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे टेम्परेचर की बात कर लें, ठीक है सॉरी, और प्रेसिपिटेशन की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, और विंड पैटर्न्स की बात करें, तो टेम्परेचर कैसा होगा रेन फॉरेस्ट में, प्रेसिपिटेशन बारिश कितनी हो रही, ह्यूमिडिटी कितनी है, और विंड पैटर्न क्या है वहाँ का, तो ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट है। अबायोटिक में सोइल टाइप कैसी है, सनलाइट कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, वाटर अवेलेबिलिटी उसमें कैसी है। अबायोटिक यानी कि ये क्या है, ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ बायोम है कि बायोम जो है किन किन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। फ्लोरा, फोना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे जो हैं आपने याद रखने हैं कि कंपोनेंट्स में तीन चीज़ें आएंगी, क्लाइमेटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। ठीक है, कि ये चीज़ें जो है बायोम को जो है वो करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अबायोटिक में आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, वाटर, टोपोग्राफी, सनलाइट, सॉइल, और बायोटिक में आपको पता है फोना, फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। अब बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो ये एग्जाम में आता है, टाइप्स ऑफ बायोम। ठीक है, अब हमने इसमें टाइप्स ऑफ बायोम में हम पढ़े टेरेस्ट्रियल बायोम। कुछ कहीं जगह पे एक मेंशन होता है कि बायोम जो है इज़ द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। अगर ये टेरेस्ट्रियल पार्ट है तो इसमें एक्वेटिक कैसा है, बट इसमें करेक्शन ये है कि टाइप्स ऑफ बायोम में हम एक्वेटिक भी पढ़ेंगे। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा क्लियर करूंगा इसको कि इसमें कैसे आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बायोम की बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब ये हुआ कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्लाइमेट, अब देखो जो ट्रॉपिक के नियर होगा हॉट एंड ह्यूमिड होगा। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो एटलस होती है, ऑक्सफोर्ड की एटलस है, उसमें से ये चीज़ें बिल्कुल डीपली पढ़नी है, क्योंकि ये ज्योग्राफी के लिए भी आप इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपका इसमें आपको एक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन भी आपका क्लियर होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें वेजिटेशन कैसी होगी, डेंस वेजिटेशन, क्योंकि रेनफॉल जो है मैक्सिमम होती है। अमेजन बेसिन, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इसमें इंक्लूड होते हैं। अब देखो इसमें इसमें जैसे कि हम बात कर सकते हैं ग्रास लैंड की, तो अब चलो नेक्स्ट में करते हैं बात इसकी, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का क्या मतलब है, इसमें क्लाइमेट क्या होगा, सीजनेबल रेनफॉल होगी एंड ड्राई वेट सीजन होंगे। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। ट्री शेड लीव इन ड्राई सीजन। ठीक है, ड्राई सीजन में ट्री जो है शेड कर देंगे लीव्स को। सेंट्रल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का रीजन जो है इसमें आता है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, सो अगर आए टेम्परेट की बात करें, टेम्परेट फॉरेस्ट की, अब इसमें क्या होगा, माइल्ड समर्स, बड़ी कम गर्मी होगी, कोल्ड विंटर, क्योंकि हम ये अब ट्रॉपिक से दूर जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं ट्रॉपिक से, तो क्या होगा, सर्दी जो है इंक्रीज होगी। ब्रॉड लीफ डेसिडियस ट्रीज होंगे टेम्परेट फॉरेस्ट में, जिनके पत्ते का आकार जो होगा काफ़ी ऐसे काफ़ी चौड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। एग्जाम्पल ईस्टर्न यूएसए एंड पार्ट ऑफ चाइना एंड यूरोप, बोरियल फॉरेस्ट, टैगा, लॉन्ग कोल्ड विंटर, समर शॉर्ट समर होती है बहुत कम, कॉर्निफेरस ट्रीज। अब देखो ये जो एरिया है टैगा वाला, इसमें मैं अगर आपको बात करूं, तो जो पत्ता होगा उसका ऐसे नुकीला पत्ता होगा, ऐसे ऐसे नुकीले पत्ते होंगे, क्योंकि
यहाँ पे नुकीले पत्ते इसलिए होंगे क्योंकि ये जो है, अगर जितना आपको एलन्स रूल में बताया गया है कि जितना आपका साइज किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पत्ते का साइज अगर हम बात करें, ऐसे पत्ते का साइज इंक्रीज है, बहुत बड़ा है, तो ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा तो इससे क्या होगा कि पत्ते को ज़्यादा एनर्जी गेन करना पड़ेगी, तो लॉस करने के लिए उसकी लॉस ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा तभी तो लॉस करेगा। तो अपनी एनर्जी को, एनर्जी इन द फॉर्म स्टोर करता है, वाटर की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो अगर अपने वाटर स्टोर करना है तो अपने को क्या कर लेता है, वो अडेप्टेशन कर लेता है अपने आप में। क्या करता है, अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करूंगा। तो अडेप्टेशन करके वो अपने आप को, अपने लीव्स को एक नुकीले से बना देते हैं, ऐसे जस्ट लाइक दैट। तो आपने इसको जो है, ये एक्चुअली टॉपिक जो है आपने एटलस में, आपको दोबारा से रेकमेंड कर रहा हूँ, एटलस अगर जिसने परचेज ना करो तो एटलस परचेज कर लेना। ऑक्सफोर्ड की इसमें 2 मैप्स भी आते हैं, तो वो मैप्स में भी आप उसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। ठीक है, टाइगर की बात करें, अब इसमें बात आया टुंड्रा की। टुंड्रा वाला रीज़न मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है, परमाफ्रॉस्ट, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, वेजिटेशन मॉसिस, लीचन्स, लो श्रब, झाड़ियाँ होती हैं। आर्कटिक रीजन, नॉर्थ अलास्का, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करें ग्रासलैंड की, ट्रॉपिकल, सवाना। सवाना का रीजन, अब आपने देखना है सवाना ग्रासलैंड कहाँ लाई करता है, पूरे जो मैप है आपको वहाँ पे, वार्म ईयर अराउंड। ठीक है, टेम्परेट कोल्ड विंटर, हॉट समर्स, फ्यू ट्रीज, प्रेरीज इन यूएसए, स्टेपीज इन यूरेशिया। तो अगर आपने ये चीज़ देखनी, प्रेरीज कहाँ होते हैं, स्टेपीज कहाँ होते हैं, सवानास कहाँ होता है, स्कैटर ट्रीज, मतलब ट्रीज जो स्कैटर्ड होंगे, वार्म ईयर राउंड होगा, मतलब वार्म ईयर, पूरा गर्म गर्म वाला उसमें टेम्परेट होगा। तो ये आपने जो है बिल्कुल पढ़ लेने हैं, ठीक है, अच्छे से मैप में इसको बहुत अच्छे। जैसे डेजर्ट की बात करें, वेरी रो रेनफॉल, एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, जीरोफिटिक प्लांट होंगे, कैक्टिकस मतलब थार डेजर्ट और सहारा अफ्रीका। इसमें क्या होता है, जैसे कि जीरोफाइटिक प्लांट उन प्लांट्स को बोलते हैं जिन्होंने अपने, जैसे कैक्टस है, ये कैक्टस का प्लांट है, इन्होंने अपनी लीव्स को, पहले इसकी लीव्स जो वहाँ पे ठंड होती तो ऐसे होती होंगी। ठीक है, जब वहाँ पे, अब अगर वहाँ पे अगर जैसे कि ठंड लगी होने तो उन्होंने अपनी गर्मी लगी होने तो ऐसे कर दी, ताकि वो ज़्यादा अपनी एनर्जी को रिलीज ना कर सकें और अपने में स्टोर कर सकें। माउंटेन बायोम, माउंटेन वेरीज विद एलिवेशन, कोल्डर एट हायर एल्टीट्यूड। एल्पाइन वेजिटेशन, कॉनिफेरस, हिमालयन एंड एंडीज, ये भी पढ़ लिया। चैप्राल मेडिटेरियन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाई हॉट एंड ड्राई समर्स होती हैं यहाँ पे। माइल्ड वेट विंटर्स, ऐसे गीली वाली विंटर्स होंगी। श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज, कैलिफोर्निया, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, सो गाइज इसका एक मैं आपको मैप के इसका एक शॉर्ट मैं इसका एक डाल दूंगा वीडियो में, आपने वहाँ से भी इसको रेफ़र करना है। बट आपने इसको इसमें से रेफ़र करना है जो आपका एटलस है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें, अगर हम टेरेस्ट्रियल बायोम हमने इसमें डिस्कशन कर लिया, अब एक्वेटिक बायोम की, AQUATIC, एक्वेटिक बायोम की बात करें, तो एक्वेटिक बायोम में हमारे 2 तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर बायोम और मैरीन बायोम। अगर देखो, अगर टेरिस्ट्रियल, कई उसमें आपने देखा होगा कि टेरिस्ट्रियल की बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है, बायोम्स में एक्वेटिक बायोम्स भी आते हैं। फॉर जैसे फ्रेश वाटर बायोम, रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड, गंगा रिवर, लेक विक्टोरिया, अफ्रीका, ये आपने पढ़ लिया। मैराइन में क्या हो गया, अवाइसल, पेलाजिक, बेंथिक एंड इंटीडल। ठीक है, अब और एक और बात मैं बताऊं कि एक्वेटिक बायोम जो है सबसे लार्जेस्ट बायोम है, बिकॉज क्योंकि हमारी अर्थ जो है 70 to 80% जो है हमारी अर्थ पे पानी पाया जाता है। तो पानी पाया जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारी अर्थ में मैक्सिमम जो है एक्वेटिक, जो है एक्वेटिक बायोम इज द लार्जेस्ट बायोम। यू हैव टू रिमेंबर। कोरल रीफ्स, ग्रेट बैरियर रीफ्स, सुंदरबंस डेल्टा इन मैंग्रोव। कोरल रीफ्स जो ग्रेट बैरियर रीफ में पाई जाती हैं, सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। एस्चुरीज बायोम, ठीक है, एस्चुरी क्या होता है, वेयर द रिवर मीट सी, इंपॉर्टेंट। अब देखो, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, इसमें था इकोटोन, कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ये लैंड है, तो बीच वाला एरिया जो इकोटोन होता है, यहाँ पे लार्ज स्पीसीज पाई जाती है। वैसे ही एस्चुरी बायोम में क्या होगा, जहाँ पे रिवर मिलेगी सी के साथ, वहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि जहाँ पे 2 इकोसिस्टम मैच मिलेंगे, वहाँ पे एक बीच में इकोटोन बनता है, तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो बहुत हाई होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसको वेरी क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो आपने वो वीडियो को रेफर करना है और उस वीडियो को पढ़ना है। सुंदरबन डेल्टा इंडिया और इंडिया बांग्लादेश का हाई, काफ़ी डेल्टा है ये, मतलब
डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा है ये, ठीक है, इसमें आपने पढ़ लेना है अच्छे से। इंपॉर्टेंट ऑफ बायोम, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोम की क्या इंपॉर्टेंस है? फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम बात करें इकोलॉजिकल बैलेंस की, तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि बैलेंस को कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रीडेटर है, ठीक है, प्रीडेटर है जैसे कि लायन है, तो लायन डियर को खाएगा तो डियर की जो संख्या होगी वो कम होगी, नहीं तो डियर तो एक्सेस में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है प्रीडेटर का काम भी इसमें करते हैं। इकोलॉजिकल की बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अगर प्रीडेटर की बात करें, प्रीडेटर की तरह काम करता है। अब देखो दूसरा इसमें क्या है, न्यूट्रिशन, अब इसने इसको खाया तो न्यूट्रिशन साइकिल चल पड़ा, एनर्जी साइकिल चल पड़ा, तो इकोलॉजिकल बैलेंस ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो टर्म्स हमने इकोलॉजी में इकोसिस्टम में यूज़ किए वो यहाँ पे नहीं होगी, इसमें सारा ये इंटरकनेक्टेड है, और आपने इसमें थोड़ा रिफाइन करके पढ़ना है कि कैसे कैसे चीज़ें जो है वेरी करती हैं। अब इसमें क्या होगा कि इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या होता है, म्यूचुएशन भी होती है। म्यूचुएशन का मतलब क्या होता है कि एक स्पीसीज जो है, डिफरेंट स्पीसीज जो है बेनिफिट के लिए एक दूसरे से म्यूचुअलेशन करती हैं। म्यूचुअलेशन मतलब इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको इंटरकोर्स करती हैं, ताकि तक बेनिफिट के लिए, ठीक है। बेनिफिट इन द सेंस कि एक न्यू स्पीसीज को जनरेट करती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ये याद रखना। क्लाइमेट रेगुलेशन में, क्लाइमेट रेगुलेशन का आपको पता है डीपली कि कैसे इसको क्लाइमेट को रेगुलेट करता है ये, ठीक है। बायोम, अब देखो क्लाइमेट को कैसे रेगुलेट कर, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्लाइमेट रेगुलेट को इसलिए डिस्क्राइब करता है क्योंकि देखो प्लांट्स उगेंगे किसी एरिया में जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, तो इससे क्या होगा, प्लांट किसी ना किसी क्लाइमेट को रेगुलेट तो करते ही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, CO2 को ऑब्जॉर्व करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बायोम, ये तो इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोम इज द सेंटर टू अचीव SDG 13 और SDG 15। क्लाइमेट SDG 13 है इनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट एक्शन को कंट्रोल करता है, और लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड को सस्टेन करता है। फॉर एग्जांपल बायोम है, बायोम में क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव करेंगे, और प्लांट और एनिमल सर्वाइव करेंगे तभी ही ह्यूमन की जो लिविंग लाइफ है वो स्टेबल रहेगी और वो सर्वाइव कर पाएगा। सो आई होप गाइज आपको बायोम टॉपिक जो है क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट उसकी, नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज ए कंपोनेंट ऑफ अर्थ विच इंक्लूड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर। क्या क्या होता है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर, तीनों चीज़ें इसमें होती हैं, और लिथोस्फीयर में क्रस्ट और मेंटल भी आते हैं। इट इज़ ए जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, इवॉल्व्स एंड इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक जोन होता है लाइफ का अर्थ में, वेयर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इवॉल्व करती है और इंटरेक्ट करती है विद द फिजिकल एनवायरनमेंट की, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो हैं, जो अर्थ पे लिथोस्फीयर पे चीज़ होगी वो बायोस्फीयर से भी लिंक होगी, जो बायोस्फीयर में चीज़ होगी वो एटमॉस्फेयर से लिंक होगी। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जोन ऑफ लाइफ है जहाँ पे इंटरेक्ट करती हैं हर एक चीज़ें में एक दूसरे के साथ। टॉइन इसमें जो कॉइन की गई थी ये टर्म, ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट थे एडवर्ड स्विस ने, ठीक है। फर्दर डेवलप बाय द वलादमीर वर्नदस्काई, ठीक है, वर्नदस्काई। अब देखो बायोस्फीयर में क्या आता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द डेड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। all living organism on the earth together with the dead organic matter, डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो ये आपको इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर भी याद रख लेना आपने, इसमें इंक्लूड होते हैं। सिंस लाइफ एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड, एयर एंड वाटर, द बायोस्फीयर ओवरलैप दिस स्फीयर। बस मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इसको सारे को कंबाइन कर देते तो उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। अगर इसकी लोअर लिमिट की बात करें, कहाँ तक सर्वाइवल हो जाता है, 11 किलोमीटर डीप तक जो है जीव जंतु रह सकते हैं, यहाँ तक बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। अपर लिमिट की बात करें, 8 to 10 किलोमीटर अबव सी लेवल, वेयर माइक्रोबल लाइफ स्टिल बी फाउंड, ठीक है। 8 to 10 किलोमीटर अबव सी लेवल से 8 से 10 किलोमीटर, वेयर माइक्रोबल लाइफ स्टिल बी फाउंड। बायोस्फीयर इज अब्सेंट एट, देखो अब देखो नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल्स में क्या होता है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे ना प्लांट उगेगा ना कुछ, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, सेम एटमॉस्फेयर होगा, तो वहाँ पे बायोस्फीयर अब्सेंट होता है। द हाइस्ट माउंटेन एंड द डीपेस्ट ओशन सिंस एग्जिस्टिंग हॉस्टाइल कंडीशन दैट डू नॉट सपोर्ट लाइफ, लाइफ इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो अगर हम बात करें कि बायोस्फीयर तक कैसे इसका लाइफ कहाँ तक कैसे पहुंची, ओकेजनली फंजाई एंड बैक्टीरिया डू अक्कर एट ग्रेटर हाइट बियॉन्ड। अब देखो
जो फंजाई एंड बैक्टीरिया हमने बात करी कि 11 किलोमीटर तक जो है बायोस्फीयर का जो डाउन पे चलता है। अगर हम बात करें कि हाइट्स की बात करें, 8,000 किलोमीटर तक बैक्टीरिया फंगस पाए जाते हैं, बट वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। हैंस दे वो डोरमेंट लाइफ जो है सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लियर किया था कि लोअर लिमिट 11 किलोमीटर तक लोअर लिमिट है, इसके बाद कोई आपको बायोस्फीयर नहीं पाया जाएगा। अपर लिमिट बात करें तो 8 टू 10 किलोमीटर अबव सी लेवल, जो सी का लेवल होगा वहाँ से 8 to 10 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, वेयर माइक्रोबल लाइफ स्टिल बी फाउंड। अब बात की जाए 8 to 10 किलोमीटर की, बट इसमें क्या होगा, जो माइक्रोबल लाइफ होगी वो डोरमेंट कंडीशन में होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया कि देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली कि जो डोरमेंट लाइफ में वो एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एटम आया, एटम के बाद मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल के बाद सेल बना, सेल से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ कि पॉपुलेशन हुई, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बना, और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें हैबिटेट की, तो हैबिटेट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। हैबिटेट इज ए प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स होम। एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ए हैबिटेट मीट ऑल द एनवायरमेंट कंडीशन एंड ऑर्गेनिज्म नीड टू सर्वाइव। ए हैबिटेट होता है यहाँ पे ऑल द कंडीशंस, ठीक है। हैबिटेट में क्या होता है कि कंडीशन, एनवायरमेंट कंडीशन होती हैं ऑर्गेनिज्म की जो उसके लिए सुटेबल होती हैं सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर पोलर बियर की बात करें तो उसको ठंड वाला रीजन में वो करेगा, तो वो उसका हैबिटेट हो गया, जो पोलर वाला रीजन, टूंड्रा वाला रीजन। मैनी हैबिटेट मेक अप द एनवायरनमेंट। कुछ के हैबिटेट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल दूं, मैंने एडेप्टेशन में आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइट पे चढ़ते हैं तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप हील पे चढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि आपको आपकी सांस फूलेगी धीरे धीरे, बट आपकी बॉडी जब वो आपके रेड ब्लड सेल्स को उसी तरह से इंक्रीज कर देगी बनाना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। फॉर एग्जांपल अगर एलन रूल्स की बात करें, तो जैसे कि अगर कोई जो जानवर हैं अगर वो कोल्डर रीजन में रहेंगे, तो उनके जो ईयर्स होंगे, उनके लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं ताकि वो ज़्यादा एनर्जी लीज ना कर सके, तो उसको अडेप्टेशन बोलते हैं। ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरमेंट, ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरमेंट बट एनवायरमेंट्स आर नॉट हैबिटेट। हर एक एनवायरमेंट हैबिटेट जो होता है वो एनवायरमेंट होता है, हैबिटेट का जो होता है एक एनवायरमेंट होता है। ऑल एनवायरमेंट आर नॉट हैबिटेट्स, ये लाइन जो एग्जाम में पेपर में असेशन और रीजन में पूछी जा सकती है। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, कोस्टल, फ्रेश वाटर, अरिड, पोलर, फॉरेस्ट, अर्बन। ये हैबिटेट उसकी कोस्टल में एरिया में भी ले सकते हैं, फ्रेश वाटर में कुछ जीव रहते हैं, अरिड रीजन में भी रहते हैं, पोलर में भी रहते हैं, फॉरेस्ट में भी रहते हैं, अर्बन में भी रहते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। सो अगर हम बात की जाए हैबिटेट की, ए सिंगल हैबिटेट मे बी कॉमन फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल हैबिटेट जो है कॉमन हो सकता है फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेड़ पे वुड पैकर रह रहा है तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि वुड पैकर रहेगा, वहाँ पे कोई और भी ऑर्गेनिज्म रह सकता है। ए सिंगल हैबिटेट में भी कॉमन, वो कॉमन हो सकता है किसी भी और वन मोर ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। बट वो सिमिलर रिक्वायरमेंट हो, अगर ऐसा नहीं कि उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो। ए सिंगल एक्वेटिक हैबिटेट में स्पोर्ट फिश, फ्रॉग, क्रैब, फाइटोप्लैंक्टन एंड मेनी अदर। सिंगल हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट में अगर एग्जांपल करें, जहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल वाटर हैबिटेट की बात हो रही, फिश जो है सेम फिशेस और उनका जो लाइफ होती है सेम होती है, वाटर में होती है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एल्टीट्यूड। कुछ कुछ कम एल्टीट्यूड पे रहती हैं, उससे नीचे रहती हैं, कुछ उससे नीचे रहती हैं। फ्रॉग की बात करें, फाइटोप्लैंक्टन की बात करें, और मैनी अदर्स। हैबिटेट में बी सम फॉर ऑर्गेनिज्म बट द नीश इज नॉट। अगर देखो हैबिटेट जो है सेम हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का, बट नीच नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको क्लियरली मेंशन करूं, जैसे ये ट्री है, ठीक है। कुछ कुछ जो चिड़िया होगी, अब पैडलर की बात करें तो इसका नीश ये होगा, ये यहाँ से अपना फंक्शन रोल करिए, यहाँ से अपना खाना खाएगी। कुछ का यहाँ पे होगा, ठीक है, कुछ का यहाँ पे होगा। तो हैबिटेट जो है इसका सेम है कि वो पेड़ पे रहती हैं, बट नीश जो है डिफरेंस है, क्योंकि वो यहाँ पे कर रही है, वो यहाँ पे कर रही है, और वो यहाँ पे कर रही है। पैडलर अलग अलग है, रेड है को कुछ है को कोई डिफरेंट है, तो अलग अलग तरीके से ये सर्वाइव करती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, वेट, ठीक है। बायोस्फीयर और बायोम के बारे में। बायोस्फीयर क्या होता है, ग्लोबल एरिया होता है पूरा, जितना भी हमें दिखाई देता है वो सारा बायोस्फीयर होता है, बट बायोम जो है रीजनल है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल टुंड्रा वाला रीजन है, इसमें सारा थोड़ा ना आता है, बायोस्फीयर में सारा आ जाता है पूरा इसमें। बायोस्फीयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोम, इकोसिस्टम, सब कुछ इसमें आ जाता है। ऑल लाइफ एंड इकोसिस्टम ऑन अर्थ, बोला ना मैंने, जैसे कि ये है। स्पेसिफिक इकोलॉजिकल रीजन, इकोलॉजिकल रीजन होता है डिटरमाइन बाय द लाइफ एंड क्लाइमेट, क्योंकि बायोम के लिए हमको बताया कि कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती है प्लांट एंड एनिमल की। अर्थ बायोस्फीयर, ट्रॉपिकल टुंड्रा मैंने एग्जांपल कर दिया आपको। फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर, प्रोवाइड करता है हैबिटेट, फूड, एयर, वाटर, जैसे आपको डिस्क्राइब किया। रेगुलेट, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल्स, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल सर्विसेज, बफर अगेंस्ट डिजास्टर, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड, रिड्यूस फॉरेस्ट फ्लड एंड स्टॉर्म्स, ह्यूमन वेलबींग के लिए यूज़ होता है। थ्रेट टू बायोस्फीयर के लिए क्या थ्रेट है? क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लोटेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्बनाइजेशन कैसे होती है? जंगलों को काट के पेड़ बना, जंगलों को काट के वहाँ पे घर बनाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है? अर्बनाइजेशन होगी। फिर घर बनाएंगे, थोड़े दिन बाद वहाँ पे क्या करेंगे? इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर लेंगे। इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे तो उसके लिए एरिया ज़्यादा चाहिए होगा, तो एरिया ज़्यादा चाहिए होगा तो आसपास के पेड़ों को भी काटा जाएगा, सभी पेड़ों को काटा जाएगा। तो इससे क्या होता है? हमारा इको बायोस्फीयर जो को डिस्टर्बेंस पहुंचती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं। अब इसमें क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, वेदर चेंज हो रहा है, तो ठीक है, ये भी सारे इसके लिए एक को करते हैं। ठीक है। अगर डिफॉरेस्टेशन की बात की जाए, पेड़ कटते हैं, तो जिससे आपको पता ही है। पॉल्यूशन की बात की जाए, अगर कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर की कैसे है? बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम था, यूनेस्को का एमए प्रोग्राम था। फॉर एग्जांपल नीलगिरी, सुंदरवन, नंदा देवी एनवायरमेंटल इससे कंजर्व करने थे। एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, सीबीडी हो गया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल चिपको मूवमेंट था, उसमें पेड़ से चिपक गए थे कि उत्तराखंड में कि इसको पेड़ों को नहीं काटा। वैसे वैसे मूवमेंट जो है लीड करते हैं हमारे बायोस्फीयर को एक स्ट्रॉन्ग बायोस्फीयर बनाने में। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट की बात की जाए, बायोस्फीयर कंक्लूजन। बायोस्फीयर इज द लाइफ सपोर्टिंग envelope of the earth. Protecting it is essential not only the ecological balance but also for human sustainable development. A resilient biosphere ensures climate stability, biodiversity conservation, ecological security, core component of the India's environment goal and UN sustainable development goals. ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये 3 टॉपिक्स क्लियर होंगे। बायोम, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो था इसका आपका हैबिटेट था, और उसके बाद आपने एक और टॉपिक पढ़ा हमने बीच में, वो बायोस्फीयर था। तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज़ put your doubts in the comment section and I will be available 24/7. So guys, like, share and subscribe. Thanks. Bye bye guys.